नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु जाखल आपके साथ लाइव हूँ राजस्थान फॉर्म के चतुरंग श्रृंखला कार्यक्रम में। आप मुझे देख रहे हैं और मैं आपसे आज बहुत सारे अनुभव अपने शेयर करूँगा जो मैंने आज तक रंगमंच पे सीखा, और आज मैं सिखाने के कगार पर थोड़ा बहुत आया हूँ। सबसे पहले मैं नमस्कार करूँगा उन सभी गुरुजनों को जिनके सानिध्य में मैं रंगमंच की शिक्षा ले पाया मैं, और उन साथियों का भी जिन्होंने मुझे आगे बढ़ाने में सहयोग दिया। और राजस्थान फॉर्म का तो बहुत बहुत धन्यवाद है कि जिन्होंने हमें एक ऐसा अवसर प्रदान किया है, हम जैसे कलाकारों को, जो एक प्लेटफॉर्म पर आकर हम अपने अनुभव साझा कर सकते हैं। उन सभी लोगों के लिए जो इस रंगमंच को जानना चाहते हैं, कला को जानना चाहते हैं और इसके अंतर्गत प्रवेश भी करना चाहते हैं, इसके लिए ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मानता हूं मैं। और ये मुझे जहां तक लगता है ये कोरोना काल में शुरू करा था, और आर्थिक संबल देने के लिए भी कलाकारों को ये प्लेटफॉर्म बड़ा ही सुदृढ़ प्लेटफॉर्म है। उसके लिए मैं भूरी भूरी प्रशंसा राजस्थान फॉर्म की करता हूँ। और मैं अशोक राही जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इससे पहले मैं उनकी बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए सुनी हैं, बल्कि वो बहुत ज़्यादा बातें हैं जो मेरे लिए उन्होंने कही हैं। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं बहुत ही छोटा एक रंगकर्मी हूँ जो सीख रहा हूँ और लगातार इस सीखने के क्रम में आगे बढ़ रहा हूँ। तो आप सबका मैं धन्यवाद देता हूँ और ये कहकर मैं अपनी बात आगे बढ़ाता हूँ। हालांकि ऐसी कोई भी ऐसी कला है नहीं जो रंगमंच में समाहित ना हो। सबसे पहले मैं इससे शुरू करता हूँ और नटराज भगवान को प्रणाम करता हूँ, मेरे इष्ट देव भगवान शंकर को प्रणाम करता हूँ, जो हम सभी कलाकारों के भी इष्ट देव हैं और हम उनके गण हैं, और हम ईमानदारी से काम करें, ऐसा ही हम उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। यहीं से मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि रंगमंच जो कला है बड़ी ही धैर्य की कला है, पेशेंस की कला है, जो आज थोड़ा सा मिस है। लोग बाग पहले भी ऐसा होता था कि पहले प्रतिशत उसका थोड़ा कम होता था, लेकिन आज रंगमंच पे बड़ी भागदौड़ नजर आती है। जैसा कि हम उस समय जब नए नए आए थे, मैं वहाँ से शुरू करता हूँ। जब 98 में हम ये सोचते थे, दूर से देखते थे, 97 98 में हम कोशिश करते थे कि रंगमंच पर जाएं, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो हमें एक रास्ता नजर आया कि हमने ड्रामा डिपार्टमेंट की खोज करी कि हाँ, ड्रामा डिपार्टमेंट यहाँ पर है। तो वहाँ तक हम पहुँचने की कोशिश करते थे, और एक बार अवसर मिला रंगमंच पे जाने का, तो हम वहाँ पे घूम रहे थे, बहुत सारे निर्देशक वहाँ खड़े थे, हम किसी को भी जानते नहीं थे। तो हम एक दो बार लौट के फिर वापस आ गए। मेरे साथ मेरा छोटा ब्रदर, तो बिल्कुल ज़्यादा छोटा तो नहीं, मेरे से लगभग बराबर है, अभिषेक जाखल, वो हम साथ में जाते थे। बड़ी जिज्ञासा थी, उत्सुकता थी कि किस तरह हम रंगमंच में प्रवेश करें। तो डरते डरते हम जाते थे, फिर आ जाते थे। और रंगमंच पे आना अकस्मात नहीं हुआ। हमारा फैमिली बैकग्राउंड भी रंगमंच से ही था। जैसे कि आप जानते होंगे, झांकल के नाम से आप जान चुके होंगे कि हमारे अंकल हैं रवि झांकल, जिनकी प्रेरणा से हम इसके अंतर्गत आए, और फिर हमने कोशिश करी। और अंकल ने भी ये सारी चीज़ें हमें पहले ही बता दी थी कि इसमें कोई किसी चीज़ का सपोर्ट नहीं होता। बड़े बड़े कलाकारों को उनके बच्चों को खुद ही करना पड़ता है, आपको खुद ही संघर्ष करना पड़ता है, इस लाइन में सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। आप जितने योग्य होते हैं और जितना आप में पोटेंशियल होता है, उसी तरह आप कला को अपनी निखार सकते हैं। ये बात हमें बहुत पहले ही शुरू में आ चुकी थी। तो हमने धीरे धीरे इसमें कदम रखा और फिर हम आए। फिर ड्रामा डिपार्टमेंट का हमें मालूम चला, हम वहाँ गए, वहाँ पे फॉर्म भरा एडमिशन लेने के लिए। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने जैसे पहले आपको बताया कि रंगमंच पर 2-3 बार हमारा जाना हुआ। तो हमारा जुड़ाव सबसे पहले एक डायरेक्टर हैं NSD पे पास आउट, दौलत वैद सर, वो सबसे प्राथमिक गुरु हमारे रहे। हालांकि वो बिल्कुल बीच में एक नाटक हमने ज्वाइन किया, नागिन तेरा वंश बढ़े, विजय दान देथा जी की कहानी पर आधारित एक नाटक रंगमंच पर हो रहा था।
तो हम जब वर्कशॉप में गए तो उन्होंने हमें शामिल भी किया, बैठाया उन्होंने। और आप जैसा कि जानते हैं कि बैठा इसलिए भी लिया कि उन्होंने कहा, अरे भाई रवि अंकल के भतीजे हैं, बैठा लेते हैं। तो हम बैठ गए वहाँ पे, दोनों के दोनों जाके बैठ गए। अब बैठ गए तो हम बड़े सोच रहे कि पता नहीं एक अजीब सी दुनिया है, सब अपना अपना रोल कर रहे हैं, कोई क्या कर रहा है, कोई बड़ा डायलॉग याद कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है। तो हमारे मन में भी जिज्ञासा होती थी कि हम कब बोलेंगे, कब खड़े होंगे, किस तरह हमें खड़ा किया जाएगा। लेकिन पीके जैन साहब उसमें पूरा कार्यक्रम को संयोजित कर रहे थे, बहुत नाइस। हमें सबसे पहले तो सबका धन्यवाद दूंगा कि हमें बहुत बड़े बड़े और बहुत अच्छे अच्छे गुरु मिले। आज तक मेरे को मतलब मुझे 22 से 23 साल मुझे रंगमंच करते हुए हो गए और मुझे एक से एक बेहतरीन गुरु और मित्रों का साथ मिला। उसका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि शुरुआत ही हमारी बहुत अच्छे लोगों से हुई। श्री पीके जैन साहब जो कि बहुत ही अच्छे अभिनेता और अभी बैंक ऑफ बड़ौदा से रिटायर होकर अभी सेवानिवृत्त हुए हुए काफ़ी समय हो गया, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था उस समय भी। उनके सानिध्य में हम सबसे पहले जुड़े। उन्होंने हमें हमारे मन की जिज्ञासा देखते हुए उन्होंने हमें अपने नाटक में काम दे दिया। उसके बाद हमारी शुरुआत हुई, लेकिन वो बस ऐसा काम था कि हम पीछे से देखते थे, बस किसी भीड़ में चले जाते थे, अरे भाई वो गिर गया, उसको उठा लिया, ऐसे करा वैसे किया, तो ऐसा कुछ होता था। तो हमारे मन में बहुत होता था कि यार हम जब रंगमंच से बाहर थे तो दुनिया को ऐसा समझते थे कि जैसे ही हम जाएंगे हमें कोई मेन रोल मिल जाएगा, हमें बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी मिल जाएंगी, और मतलब सारी चीज़ें ऐसी लगती थी कि हम बहुत हलवा है और हम हलवा हमारे सामने रखा और हम खा लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमें ये सब बाद में जब पता लगा, जब हमें स्टेज पे खड़ा किया गया, वास्तविकता तभी पता लगती है जब हम उसके समीप आते हैं उस कला की, क्योंकि हम सीखे नहीं थे। तो जब हमें खड़ा किया और हमने कहा कि हमें रोल क्यों नहीं मिल रहा, तो उन्होंने कहा कि ये डायलॉग बोल के दिखाओ। तो हमें मुझसे और शायद अभिषेक से भी वो डायलॉग ढंग से बोला नहीं गया। हमारे ये पैर लड़खड़ा रहे थे और हम इतने कॉन्फिडेंट नहीं थे। उसके बाद आपको एक उससे पहले की उसके समकक्ष एक घटना हुई कि ड्रामा डिपार्टमेंट में हमने फॉर्म भरा, तो हमारा नंबर भी आया और हमने ऑडिशन दिया। ऑडिशन में क्या हुआ कि मैं अनुभव बताता हूँ कि मेरे को भाई डायलॉग बोलना तो आता नहीं था। गिनी पिग नाटक का एक डायलॉग मुझे दिया गया था, तो मैं बिल्कुल खराब मैंने शायद बोला होगा। बाहर मैं प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन स्कूलिंग के समय से मुझे गाने का बड़ा शौक था और मैं मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने गाता था। मैं सुन के बहुत अच्छा से याद कर सकता हूँ। मुझे म्यूजिक की कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं है, सुर में पकड़ सकता हूँ, उस वक्त भी पकड़ सकता था, आज भी पकड़ लेता हूँ, बस इतना ही ज्ञान है। और फिर मैंने सोचा मैं क्या करूँ, इसमें क्या बेहतर कर सकता हूँ। तो मुझे लगा कि मुझे जो चयनकर्ता बैठे थे ड्रामा डिपार्टमेंट में, शायद उस वक्त अर्चना मैडम थी और श्री रवि चतुर्वेदी जी भी थे, जो मुझे बाद में मेरे गुरु भी रहे बहुत सारे। उनके साथ मैंने प्ले भी किया, बैक स्टेज भी किए, और एक और गुरु थे। उनके समक्ष हम आए तो पहली बात तो पैर लड़खड़ा रहे थे, लेकिन मैं जैसा कि गाने वगैरह गाता था तो मैंने डायलॉग तो बहुत अजीब सा सुनाया। पहले उन्होंने डायलॉग सुना, फिर वो एक संगीत की भी परीक्षा लेते हैं कि स्वर कंठ इनका कैसा है। तो मैंने जब स्वर शुरू किया तो वो थोड़ा सा उनको ठीक लगा। वो गाना जो मेरा था वो शायद मेरे लिए पहला एक प्लेटफॉर्म था जो अच्छा लगा होगा उन लोगों को, तो मैं भी आपको भी सुना देता हूँ। वो गाना था, मैं शुरू करता हूँ। क्या से क्या हो गया बेवफा, तेरे प्यार में चाह क्या क्या मिला बेवफा, तेरे प्यार में। तो इस तरह मैंने गाना गाया और ये गाना मैंने लगभग आधा पूरा गा दिया था
और गाने के बाद उनको थोड़ा सा यूं लगा कि यार ये डायलॉग तो नहीं बोल पाया ढंग से, लेकिन इसने सिंगिंग कर दी और अच्छी बेहतरीन सिंगिंग कर दी। मेरे ख्याल से आज से भी अच्छी मेरी उस वक्त प्रैक्टिस हुआ करती थी, तो मैंने उस दिन बहुत अच्छे से गाया। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है उस करके, पर मुझे उस वक्त ऐसा लगा था कि हाँ मेरा कहीं ना कहीं नंबर आ सकता है। तो हम बाहर आ गए, जबकि सबने बोला कि यार तुमने तो डायलॉग बिल्कुल अच्छा नहीं किया, तुम रवि झांकल के भतीजे हो, क्या है ये। उस वक्त मुझे ये भी ध्यान आया कि रवि चतुर्वेदी सर ने मुझे आकर टोका भी था कि क्या बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो, तुमको सिखाया नहीं अंकल ने कुछ भी, ऐसे ही आ गए क्या तुम उठ के, ये थोड़ी ना होता है, कुछ सीखते। तो मुझे बड़ा अजीब सा भी लगा। फिर हम बाहर आ गए जैसे तैसे करके, तो असमंजस की स्थिति में थे कि किस तरह से हमें एडमिशन मिलेगा, क्या हम आगे बढ़ पाएंगे इस फील्ड में या क्या होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली या मतलब फॉर्चुनेटली मेरा नंबर आ गया उसमें। उसमें क्या आया है, मतलब मेरा 23वें 24वें नंबर पे था। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं 23वें नंबर पे था या कौन से नंबर पे था, लेकिन मेरा एडमिशन हो गया। तो वहां से हमारा एडमिशन शुरू हुआ और हमने फिर बहुत सारे प्ले वहां से शुरू करना प्रारंभ किया था। और उसके बाद हमने विजय माथुर सर बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर, जिनका मैं बयान नहीं कर सकता, उन्होंने प्रैक्टिकली हमें बहुत ज्ञान दिया। और उसी वक्त जयरूप जीवन जी की एक वर्कशॉप लगी थी उसी सत्र में, 99 की मैं बात कर रहा हूँ, खाटिलो चोर। तो जयरूप जीवन जी के लिए मैं बहुत ही कहना चाहूँगा कि मैंने जो पहले आपको बोला कि हमें इतने अच्छे गुरुओं का सानिध्य मिला, उसमें बहुत ही एक मतलब मैं उनके लिए बड़ी ही तारीफ करना चाहूँगा जयरूप जीवन जी की। वो जितने गंभीर नज़र आते हैं उतना ही वो अभिनय बड़ा ही बेहतरीन करते हैं। वो ऐसा लगता है कि भाई पता नहीं क्या हो जाएगा उनके चेहरे को देख के, लेकिन वो अब कॉमेडी भी बहुत अच्छी कर लेते हैं, सीरियस भी बहुत अच्छा कर लेते हैं, और वो हर शब्दों पे जोर देकर हमें सिखाते थे। तो उस वक्त हमें ऐसे गुरुओं का सानिध्य मिला। मुझे एक घटना याद आती है कि मेरा मित्र जो उस खाटिलो चोर में रोल कर रहा था, जो आज मीडिया की दुनिया में बहुत अच्छा काम कर रहा है, एड फिल्म भी करता है, जय नीरज राजपुरोहित। तो जय उस वक्त अच्छा बीकानेर में काम कर चुका था, तो हमारे साथ ही वो एडमिशन में था। एक छोटा सा डायलॉग था कि दो रास्ता है, वो उसमें साधु का रोल कर रहा होता है, तो चोर को बोलता है, चोर हमारे अशोक व्यास जी थे जिसमें हमारे मित्र वो एक मेन रोल कर रहे थे खाटिलो चोर का, और वो गुरु का रोल कर रहे थे, कि वो बोला दो रास्ता है। तो वो दो रास्ता हैं ऐसे ये 3 शब्द बोलने थे, उसमें उन्होंने मतलब कम से कम 2 घंटा बिता दिया कि नहीं तुम सही नहीं बोल रहे हो, तुम बिल्कुल खराब बोलते हो। हमें उस वक्त बड़ा अजीब सा लगता था कि क्या पता ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है कि इसमें कोई फर्क तो पड़ता नहीं कि 2 रास्ता है, तो 2 रास्ता है तो कैसे भी बोला जा सकता है। लेकिन उन्होंने बोला कि जो संबंध इसका पूरी बैकग्राउंड, उसका जो करेक्टर है, साधु का करेक्टर जो है, उसका जो बैकग्राउंड है, वो चीज इन 2 शब्दों में निकल के आनी चाहिए। और यही हर करेक्टर में हमें उन्होंने बताया कि किसी भी डायलॉग को बोलने से पहले आप उसकी बैक स्टडी, ये उसकी उम्र, उसका चरित्र, वो सारी चीजें जब आप अपने आप में अंदर करोगे तब आप निकालोगे। चाहे वो 2 शब्द हो, 2 वाक्य हो, 2 पैराग्राफ हो, वो कितना ही बड़ा डायलॉग हो, लेकिन वो चीज ऐसे नहीं निकलनी चाहिए जब तक आप उसका हिस्ट्री नहीं जानते। तो ऐसे बेहतरीन मुझे विशेष तौर पर डायरेक्टर मिले। उसी सत्र की मैं बात करूं तो मुझे सानिध्य मिला 98-99 में श्रीमान रवि चतुर्वेदी जी का, जिनसे हमने टेक्निकल ज्ञान बहुत लिया। मतलब हमें एक तरह से समायोजित तरीके का रंगमंच का ज्ञान मिल रहा था, जिसमें कि श्री रवि चतुर्वेदी जी हमें टेक्निकल साउंड करते थे और दूसरी चीज़ों के लिए भी अच्छे साउंड करते थे, जिसमें लाइट है, सेट है, उस पर हमारा बहुत फोकस करते थे। हमें सबसे पहले क्यू शीट बनाना उनसे ही सीखने को मिला कि कैसे क्यू शीट अनुशासन के साथ बने, कितनी तरह की चीज़ें बनती हैं क्यू शीट में, क्या क्या चीज़ हम लगा सकते हैं, किस डायलॉग पे क्या चीज़ हो सकती है, वो सारी चीज़ें हमें क्रमबद्ध तरीके से, अनुशासन के तरीके से श्री रवि चतुर्वेदी से हमें सीखने को मिली। उसके बाद आप कहेंगे प्रैक्टिकल ज्ञान हमें विजय माथुर जी से मिला।
वो कहते थे कि यार अब तुम जिस उम्र के हो उस उम्र में क्या इस तरह की चीज़ है, आप यूँ ऐसे करके रखो ना यार, लंबे बाल जुल्फे होनी चाहिए आपकी, और ऐसे स्टाइल में रहो कि बस जीवन। तो उन्होंने जो लाइवनेस बताई, उन्होंने थोड़ा खोलना बताया कि हाँ एक एक्टर को खुलना चाहिए, एक एक्टर को मतलब बिल्कुल हीरो टाइप होना चाहिए। तो वो चीज़ें भी हमने अपने अंदर ली कि हम अपने अंदर क्या अभिव्यक्त कर सकते हैं निकालने की बात। फिर हमें जयरूप जी जैसे गुरुओं का साथ मिला, जिन्होंने वर्कशॉप लगाई एनएसडी की, वहाँ पे वर्कशॉप से वो आए थे, उनका साथ मिला। उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़े। तो मैं बताना चाहूँगा, फिर मैं ड्रामा डिपार्टमेंट हमने चार प्ले हमने किए थे, बहुत अच्छे अच्छे प्ले हुए थे वो। विष्णु प्रभाकर जी का लिखा होरी, जो गोदान पे आधारित है, मुंशी प्रेमचंद जी का, जिसमें मैंने एक तरह से लीड रोल किया था, और मेरे जो जयनीरज राजपुरोहित वो लीड रोल में थे। मेरी मदर बनी थी रुचि भार्गव, जयनीरज राजपुरोहित मेरे फादर का रोल किया था। मेरा जो ब्रदर है उसने मेरे काका का रोल किया था, अभिषेक झाकर। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हमें मिली, और हमने मेहनत करके उसी टाइम हमें अपने आप को हमने साबित भी करना शुरू किया, पहले दूसरे प्ले से ही। जैसे हमने खाटीलो चोर में हमें ज़्यादा रोल नहीं मिला था, लेकिन हमने पीछे से बैठ के सीखा। मैं ये बताना चाहूँगा, जो आज नए नवयुवक जो रंगमंच पे आना चाहते हैं, आ चुके हैं, मैं उनके लिए कहना चाहूँगा कि जो पीछे बैठकर जो रंगमंच पर ज्ञान मिलता है, वो हमें करने पे मुझे जो लगता है करने पे इतना नहीं मिलता। पीछे जब हम बैठते हैं तो एक कॉम्प्लेक्शन तो ये होता है कि हमें आगे बढ़ना है। उस पीछे बैठने में आगे बढ़ने का बहुत बड़ा एक वो होता है कि हम कब इस तरफ आएंगे। तो हम पीछे बैठ के इतना सीखते हैं कि जब हमें आगे बढ़ने का, आगे खड़ा होने का, हमें आगे खड़ा होने का समय मिलेगा, तो हम उस आगे आने वाली चीज को, अगर कोई देख रहा होगा तो हम जब हमें आगे बुलाया गया तो वो हमें वापस से पीछे ना बैठा दे। तो हम पीछे बैठ के इतना सीख लेते हैं कि हम आगे आवे तो एक बार आगे ही रहें, उससे भी आगे चले जाएं। तो पीछे बैठने का एक कॉम्प्लेक्शन होता है, इसलिए पीछे जरूर बैठना चाहिए। शुरू में एकदम से नहीं कि भाई आप आगे बैठ गए तो ये सब चीज़ होगी। तो वो सारी चीज़ें हुई। फिर उसके बाद मैं उसी के साथ हमारे फैमिली टर्म्स भट्ट परिवार से काफ़ी रहे। उन भट्ट परिवार के साथ हमने काफ़ी शोज़ किए, और एक से एक बेहतरीन शो हम करते गए, आगे बढ़ते गए। सबसे पहला शो हमने 21वीं सदी किया था, और 21वीं सदी के लिए तो मैं क्या बताऊं, बिल्कुल नए नए थे हम, और इतना मुश्किल, ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ हमारे पे टूट पड़ा हो। मैं हंसी की बात बता रहा हूँ, इतने सारे गाने थे उसमें, 15-20, मतलब मेरे ख्याल से 12-15 तो गाने थे, और हम भागते ही रहते थे। इतनी एनर्जी का प्ले था उस वक्त, हम मतलब पूरी तरह से यंग एनर्जी थी हमारे में, तो हमने किया था। लेकिन मुश्किल प्ले भी हमें करने को मिल गए थे उसी समय, तो हमें लगता था कि हाँ हम कुछ और भी चीज़ें करें, कुछ और भी चीज़ें करें। और सिंगिंग का शौक था, तो उन सब चीज़ों में हमारा जो सिंगिंग का शौक जो था, और जो चीज़ें हमें अच्छी लगती थी, वो भी हमारी धीरे धीरे अच्छी होती गई। तो हमने उस समय 21वीं सदी, राजपुताना का एक बहुत ही अच्छा राजपुताना बहुत एक अच्छा नाटक है, जिसमें मैंने 2-3 रोल अच्छे किए थे। और उसमें एक गाना था, मैं आपको करके थोड़ा सा बता सकता हूँ। प्रति मैं इसको डिस्टेंस करता हूँ, हालांकि मैं क्या पता इतना बेहतरीन नहीं कर पाऊँगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से हम चीज़ें करते थे। तो राजपुताना प्ले हमने किया, और उससे पहले 21वीं सदी किया। राजपुताना प्ले के डायरेक्टर श्री तपन भट्ट, जिन्होंने बड़ा ही अच्छा उसका म्यूजिक सौरभ भट्ट ने तैयार किया था, वासुदेव भट्ट जी ने भी उसमें साथ दिया था, बहुत सारी चीज़ें उसमें थी। और राजपुताना प्ले आज भी होता है तो बहुत अच्छा, उसका समसामयिक है, वो नारियों की स्थिति पर है। पुरानी जितनी भी हमारी प्रख्यात वो रही हैं, नारी चरित्र रहे हैं, उसके बारे में ये राजपुताना था। तो मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ किस तरह हम करते थे। तो ये चीज़ थी, मैं पहले शंकर बन के आता हूँ। तो इसमें ये आता है,
कोपे अज महादेव प्रलंकर, शिव शंकर त्रिशूलधर पिनाकधर, नीलकंठ गंग जटाधारी त्रिपुरारी, दिग्गज सब डगमगाए, कमल कोटि कमलाए, धराधर कस मसाए, धरा पे भूकंप आए, धा तिक धा 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 तिक धा 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 धा, खोल जटा शिव शंकर नाचे, खोल जटा शिव शंकर नाचे, और नाचे पार्वती हमारे घर, और नाचे पार्वती हमारे घर, आवत है गणपति हमारे घर, आवत है गणपति हमारे घर। तो इस तरह एक छोटा सा मैंने आपको बताया। तो उस वक्त ये इतनी एनर्जी का प्ले हम करते थे, और उस वक्त हम डांस भी करते थे, उसके साथ हम गाना भी गाते थे। तो इतनी चीज़ें हमारी प्रैक्टिस होती जाती थी कि हमने जब म्यूजिकल प्ले किए तो हमें जो यथार्थवादी प्ले होते थे वो बहुत आसान लगने लगे थे, क्योंकि जो म्यूजिकल प्ले होते थे उसमें बहुत शक्ति लगती थी, जान लगती थी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी मैं थोड़ा सा करने में ही हाँफ चुका हूँ, लेकिन पहले ये स्थिति होती नहीं थी क्योंकि उस वक्त प्रैक्टिस में थे हम लोग। उसके बाद हमने और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसी के साथ हमने सर के साथ, जैसे मैंने आपको बोला कि उसके बाद हम एस वासुदेव सिंह जी के साथ भी मैं जुड़ा, और एस वासुदेव सिंह जी के साथ मैंने बहुत सारे नाटक किए। मेरा बड़ा सौभाग्य रहा कि वो मेरे गुरु मैं मानता हूँ उनको, जैसे कि श्री रवि चतुर्वेदी जी हैं, विजय माथुर जी हैं, जयरूप जी हैं, और एस वासुदेव सिंह जी का मेरे को सानिध्य मिला। और वो इतनी ग्रेट पर्सनैलिटी थे कि सबसे ज़्यादा प्रभाव जीवन पर उनका जो जीवन था उनका हम आज भी अनुसरण करते हैं, निर्देशन में भी आज उनका हम अनुसरण करते हैं। उनकी सबसे खास बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो एक तो सबसे सरल तरीके से समझाने वाले व्यक्ति थे, और वो कभी भी निर्देशक के रूप में कभी भी इस तरह की, जैसे कि निर्देशक को बोला जाता है कि बड़ा टेंशन लेते हैं, मतलब जैसे कोई निर्देशक होता है तो वो उसको समझते हैं कि बहुत सारी बर्डन लेके वो चलता है, लेकिन कभी भी सर के माथे पर शिकन हमने नहीं देखी। एस वासुदेव सिंह जी के बड़े ही सौम्यता से, सरलता से पूरे नाटक का निर्देशन वो कर देते थे। बड़े बड़े प्ले हमने उनके साथ किए, जैसे कि एक और युद्ध मेरा बहुत ही, मैं उस प्ले को बड़ा ही लीजेंड प्ले मानता हूँ। मैंने उसमें 6 से 7 रोल मैंने खुद ने उसमें एक्ट किए थे, 6 से 7 रोल, और मैंने दुलारी बाई उनके साथ किया, पोस्टर उनके साथ किया, और सब में लगभग मेजर रोल मेरे को करने को मिले। किसी और का सपना, खामोश अदालत जारी है, गिद्ध में मैंने एक छोटी सी भूमिका करी थी। इसी तरह अहोदानम और पगला घोड़ा किया मैंने। और मैं एक और युद्ध की आपको थोड़ा सा याद बताता हूँ। एक और युद्ध आप जानते हैं, बहुत सारे हमारे जो सीनियर डायरेक्टर, अगर वो मुझे देख रहे होंगे, नरेंद्र गुप्ता जी और शेखर शेष जी, ये सब लोग उसमें शायद ये अभिनय कर चुके हैं, और बड़ा ही वो अवार्डेड प्ले था। शायद भारत के स्तर पर, भारतीय जो प्रतियोगिताएं, पहले नाटकों की प्रतियोगिताएं होती थी, उस स्तर पर वो प्रथम भी आ चुका था, मुझे जहाँ तक ध्यान है। और एक और युद्ध का मैं एक सीन मुझे आज तक ध्यान आता है। वैसे तो मैंने 6-7 रोल किए थे। एक आतंकवादी का कभी रोल किया, कभी किसी नृत्य करने वाले का रोल किया। हमने उस वक्त कोई हथियारों का जखीरा या आतंकवादी आक्रमण हुआ था जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की उस वक्त सरकार हुई थी। तो हमने एक संसद का सीन सर ने डाला था, वासु सर ने, और मुझे उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी की भूमिका को करने का मुझे सौंपा था कि तुम करोगे। और उन्होंने कभी मुझे मिमिक्री करते हुए देख लिया था थोड़ा बहुत, और ये मिमिक्री मैंने थोड़ी बहुत इधर उधर से मैंने सीखी और कुछ किया मैंने। तो मैं आपको थोड़ा सा मैं करके बता देता हूँ कि किस तरह हम करते थे। मेरी जो सपोर्टर एक्टर थी, आज उनका नाम कल्पांतिका है, पहले अर्चना शर्मा थी।
और वो संसद में सोनिया गांधी जी का रोल कर रही थी और मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी का मैं रोल कर रहा था। तो ऐसे शुरू होता है संसद में, एक तरफ विपक्ष था, एक तरफ पक्ष था, हम सब खड़े थे और मेरे साथ अच्छे अच्छे एक्टर उस वक्त थे। सुमित अरोड़ा जी भी जो अभी आज मुंबई में है वो भी थे उधर, और विकास पारीक, ये सब लोग मेरे साथ थे। मैं आपको सुनाता हूँ एक थोड़ा सा किस्सा एक्ट करके। अध्यक्ष महोदय, सदन के मर्यादित सदस्यगण, जो उपस्थित हैं वे भी और जो उपस्थित नहीं हैं वे भी, जिन्हें उपस्थित होना चाहिए पर वे उपस्थित नहीं है। शस्त्रों के आयात का ये मामला बहुत गंभीर है। इस पे मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। खाली हंगामा करना हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए अध्यक्ष महोदय। विपक्ष को इसमें हमारा साथ देना चाहिए। तो इस तरह का मिमिक्री की मैंने। क्या पता इतनी बेहतर नहीं हुई हो, क्योंकि मैंने इसके लिए इतनी ज़्यादा भी तैयारी करी नहीं, मैं सब याद कर करके आपको सुना रहा हूँ। उसके लिए बहुत अच्छा अप्रिसिएशन मिला था और उसके लिए हम नॉमिनेशन भी मैं हुआ था, कॉमेडी रोल के लिए मैं नॉमिनेशन हुआ था। लेकिन हमारे बहुत ही सीनियर कॉमेडियन कैलाश सोनी जी उसमें पहले से ही थे, तो मैंने वो आशा छोड़ दी थी। तो मैंने कहा ये इन्हीं को मिलेगा। तो पहले बहुत स्वस्थ परंपरा शुरू हुई थी कि जिसमें अवार्ड भी मिलना शुरू हुए थे अच्छे एक्टर को, अच्छे डायरेक्टरों को। तो ये एक मिमिक्री थी। उसके अलावा मैंने आतंकवादी का रोल, बहुत सारे रोल उस वक्त किए। तो एस वासुदेव सिंह जी का बड़ा ही आज भी याद आते हैं। और एक घटना और याद आती है, बहुत सारी चीज़ें उनके साथ हम बैठते थे। उनका इतना जुड़ाव था रंगमंच से कि जब उनकी बच्ची की शादी हो रही थी तब भी वो रंगमंच पर आए थे। बैठने उनका इतना आदत थी कि ठीक है आए। पीछे से उनका आया कि राज्यपाल महोदया पहुंच गई हैं, सर आप कहाँ बैठे हो? तो उन्होंने अपनी लैंग्वेज में ना, ठीक है इंतजार करने दे, आ रहा हूँ मैं। तो वो इस तरह से बात करते थे और हम थोड़ी थोड़ी मिमिक्री सभी की कर लेते थे। तो आज वो याद आते हैं बहुत ज़्यादा। बहुत अच्छे डायरेक्टर थे और बहुत अच्छे गुरु थे। पगला घोड़ा भी हमने किया और पगला घोड़ा की भी यादें हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा याद हमें खामोश अदालत जारी की है। मेरे साथ जो एक्टर थे जैसे कि सर्वेश व्यास, रुचि भार्गव जी, और उनको भी याद होगी क्योंकि वो उनका एक अंतिम प्ले था। और वो अंतिम प्ले इसलिए याद आता है कि जब वो बीमार हुए थे, मेरे ख्याल से 2008 की बात है, कि जब वो बीमार हुए थे तो हम घर पर उनके जाकर प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था। प्रैक्टिस करते थे हम लोग, 4-5 दिन हमने प्रैक्टिस करी, मुझे ये ध्यान है। और उसके बाद एक दिन उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ी, एस वासुदेव सिंह जी की, और उनको उसी घर से हमारे सामने ही एक अस्पताल में लेकर जाया गया। तो हम गए उनके साथ, भागते दौड़ते अस्पताल में गए। अस्पताल में जाना था और उसके बाद वो फिर कभी नहीं आए। 2-3 दिन बाद उनका 2-3 दिन तक ट्रीटमेंट चला, सब कुछ हुआ, लेकिन ईश्वर की जैसी इच्छा थी वो हमें छोड़कर इस संसार से अलविदा हुए। सभी पूरी कला जगत के लिए शौक का विषय था कि हमारे बीच वो नहीं रहे। और फिर से हम थोड़े से सुनसान हो गए, क्योंकि वो बहुत अच्छी एक रंगमंच की इतनी बड़ी रौनक थे, इतना बड़ा उन्होंने एक साम्राज्य अपना स्थापित किया था रंगमंच की दुनिया में, कि उनकी क्षति आज भी हमें कहीं ना कहीं अंदर महसूस होती है। फिर हमने मैंने साबिर खान जी के साथ भी काम किया। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ बीच में कि मैक्सिमम मैंने 28 डायरेक्टर के साथ मैं काम कर चुका हूँ। और 4-5-6 मेरे ख्याल से मैं 16-17 तक बिल्कुल सक्रिय अभिनय करता रहता था, लेकिन फिर मैं निर्देशन की दौड़ में शुरू हुआ। मैंने 2017 तक करीब 28 निर्देशक के साथ मैंने काम किया, जिसमें दौलत वैद जी, जयरूप जी, एस वासुदेव सिंह जी, श्री तपन भट्ट जी, श्री साबिर खान जी, सरताज नारायण माथुर जी, दिलीप भट्ट जी,
श्री सुमित अरोड़ा जी, श्री रवि चतुर्वेदी, श्री विजय माथुर जी, श्री वासुदेव भट्ट जी, अभिषेक झाकल, धर्मेंद्र शर्मा जी, श्री शहजोर अली जी। शहजोर अली जी का एक बड़ा ही अच्छा प्ले था जवानी की डिब्बी, जिसका मैं अभी आपको एक सीन करके दिखाऊंगा। बहुत ही अच्छा था वो। उसमें मैंने, जब मैं 22 साल का था तो मैंने 22 या 23 साल का था, मैंने 80 साल के एक बुजुर्ग का रोल अदा किया था। इसी तरह धर्मेंद्र शर्मा जो आज मुंबई में हैं और एक अच्छे निर्देशक हैं, रस कपूर काम किया मैंने। और इसी तरह कैलाश सोनी जी हैं, हमारे कॉमेडियन हैं वो, जिंदगी एक गुच्छा। विजय कुमार जी आज फिल्मों में भी नजर आते हैं और डायरेक्टर हैं बहुत बड़े। विजय कुमार जी के साथ हमने घासीराम कोतवाल नाटक को पूरे यहाँ भी हुआ, वर्कशॉप हुआ एनएसडी की, पटना किया हमने, बहुत सारी इंडिया में काफ़ी जगह हमने काम किया उस पर। श्री एमएल शर्मा जी के साथ किया, श्री महेंद्र जैन, श्री विशाल भट्ट के साथ काम किया हमने, श्री संदीप मदान जी के साथ हमने किया, श्री शिवदास बोडके जी जो मुंबई से बुलाए गए थे उनके साथ हमने सैया भाई कोतवाल छपरी पलंग के नाम से काम किया। श्रीमती रुचि भार्गव जी के साथ मैंने किया उजली आकृतियां काम किया। और श्री रिजवान जहीर उस्मान जी, बहुत अच्छे डायरेक्टर, बहुत ही सिंपल सोबर, बात में बात। इसी तरह नीरज कडेरा जी, एक लड़की 5 दीवाने। श्री सर्वेश व्यास जी के साथ न जाने किन निवेश में। श्री ऋषिकेश शर्मा जी, आधे अधूरे, बहुत अच्छा एक प्ले है ये, स्त्री पुरुष के संबंधों। और श्री मुकेश वर्मा जी के साथ मैंने आला अफसर, कथाकार, इन नाटकों में काम किया। और अभी के बहुत ही युवा अच्छे निर्देशक, बहुत बढ़िया निर्देशक कपिल कुमार जी के साथ मैं आज भी कर रहा हूँ। उनके साथ नर नारी एक प्ले, उसमें भी मैंने काम किया। खूबसूरत बहू में भी मैंने अभिनेता का काम किया। इस तरह से मैंने करीब 68-69 प्ले मैं अभिनीत किए इन सभी निर्देशकों के साथ। और मैं आगे चलता हूँ। अब मैं आपको सुना रहा था कि इससे पहले मैं, अभी समय ज़्यादा होगा नहीं, मैं बोलता जाऊंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता इतना समय मैं कर पाऊंगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं इसको शॉर्ट करता हूं धीरे धीरे। एक प्ले का मैं थोड़ा सा बता देता हूं। अंधायुग प्ले मैं डायरेक्ट किया। मैंने डायरेक्ट प्ले के लिए भी आपसे थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं। और डायरेक्शन के लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूं कि आज बहुत सारे रंगकर्मी डायरेक्शन के लिए बहुत जल्दी निकल पड़ते हैं। उनके लिए मैं थोड़ा सा एक सुझाव देना चाहूँगा कि जब हम पहले पूरी प्रक्रिया में नहीं आते हैं, जैसे कि एक मैं उदाहरण दूंगा कि जब तक सब्जी पकती नहीं है तो वो स्वादिष्ट नहीं लगती। उसमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फिर उस पर सीटी लगती है, फिर सीटी लगने के बाद भाप बनती है। भाप ऐसे नहीं निकाल सकते, नहीं तो कच्ची रह जाती है। तो जब तक हम इस रंगमंच की पूरी प्रक्रिया, पूरी ज्ञान और पूरी चीज़ों से वाकिफ नहीं हो जाते, तब तक हमें इस निर्देशन की फील्ड में उतरना नहीं चाहिए। बड़ा जोखिम वाला काम है निर्देशन। और मैंने इस जोखिम को 15 साल बाद उठाया। जब हम 15 साल या 12-13 साल रंगमंच पे गुजार चुके थे, 15 साल के बाद ही उठाया। उसके बाद से हम इस रंगमंच की दौड़ में, मतलब निर्देशक की दौड़ में शामिल हुए। उसका कारण ये था कि जब तक आप सारी कलाओं को नहीं जान लेते, सभी चीज़ों को नहीं जान लेते, कुछ चीज़ें इधर से, कुछ चीज़ें इधर से, कुछ चीज़ें इधर से। और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी की बात है, जैसे कि हम किसी बस के ड्राइवर हैं, बहुत सारे लोग हमारे पीछे बैठे हैं, हम अगर नौसीखे हैं और बहुत पहाड़ों पे गाड़ी चला रहे हैं, उस तरह का काम है ये। वो कैसे है आप खुद समझें इस बात को कि अगर हम सीखे हुए नहीं हैं, ढंग से सीखे हुए नहीं हैं, हमारे अंदर वो चीज़ें नहीं हैं, और हमने उन बच्चों को सिखा दिया जो बिल्कुल नए नए बच्चे आए हैं, जिनको कुछ भी ABCD भी नहीं पता रंगमंच की, उनको हमने सिखाना शुरू कर दिया, तो वो किस तरह का सीखेंगे आप खुद समझ लें। वो जो कि हमें इतनी जल्दी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमारी जो नई पीढ़ी है उसकी जिम्मेदारी एक निर्देशक पर बनती है। तो वो जिम्मेदारी आप बखूबी उठाना चाहिए, सभी निर्देशक का एक दायित्व है। अब मैं आपको मेरे द्वारा निर्देशित कुछ नाटकों के बारे में बता देता हूँ। मैंने 16 के लगभग प्ले किए, जिसमें 10 के लगभग मेरे फुल लेंथ प्ले हैं। और अभी मैंने रिसेंटली
एक साल और एक डेढ़ साल के अंतर्गत मैंने 5 नए प्ले डायरेक्ट भी किए हैं। मैंने ज़्यादातर तेज़ी के साथ इस डेढ़ साल में काफ़ी काम किया मैंने। इस डेढ़ साल का मैं बताऊं तो मैं इस डेढ़ साल में तीजा और बीजा, माया राम की माया, उज्बक राजा, तीन डकैत, करिश्मे लक्ष्मी के और इस तरह के मैं प्ले कर चुका हूँ। सीता लीला भी मैंने अभी किया था लगभग। तो इस तरह से मैंने 5-6 प्ले लगातार किए, उनके काफ़ी मंचन भी हमने किए और उसी के साथ मैं अभिनय भी करता रहा। एक आला अफसर प्ले है जिसमें मैंने आला अफसर की भी भूमिका भी निभाई है। तो इस तरह से मैंने प्ले किए हैं। एक प्ले मेरा बड़ा ही पसंदीदा प्ले है, अभी वो मैंने किया थोड़े साल पहले, 2018 में मैंने किया था। बहुत ही प्रसिद्ध प्ले है अंधा युग, बहुत अच्छा मुझे लगता है और मैंने इसमें एक्ट किया था 2002 या 3 के अंतर्गत, मुझे जहाँ तक लगता है। इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी हुई थी दूरदर्शन में और श्री रवि चतुर्वेदी जी के निर्देशन में मैंने वो किया था और मैंने उस वक्त इसमें वृद्ध याचक की भूमिका निभाई थी। मेरी बड़ी कोशिश थी कि मैं इस प्ले को करूं। मैंने कितना उसको अपने कितना न्याय कर पाया मैं इसके निर्देशन में, ये तो उस वक्त दर्शक बता सकते थे और जहाँ तक हो सका मैंने बड़ी कोशिश की कि वो अच्छे से अच्छा हो। तो उस अंधा युग प्ले का एक बहुत अच्छी मुझे स्पीच लगती है, जो कि सब जगह स्पीच बोलने के लिए भी दी जाती है। वो प्ले है, वो स्पीच है अश्वत्थामा की, जब वो शुरू में एंट्री लेता है कि ये मेरा धनुष है, धनुष अश्वत्थामा का। तो मैं ये थोड़ा सा आपको करके दिखाता हूँ कि मैंने नए, मतलब मेरा एक्टर है मेरे साथ जो काम करते हैं सुमित आशीवाल, उसको मैंने ये सिखाया था और काफ़ी कुछ उसने अपने में बहुत परिवर्तन किया उस रोल के बाद और वो अच्छे स्तर पर जा चुका था। तो मैं थोड़ा सा ये करके आपको दिखाता हूँ। ये मेरा धनुष है, धनुष अश्वत्थामा का, जिसकी प्रत्यंचा खुद द्रोण ने चढ़ाई थी। और आज जब मैंने दुर्योधन को देखा निशस्त्र, दीन, आंखों में आंसू भरे, तो मरोड़ दिया मैंने अपने इस धनुष को। कुचले हुए सांप सा भया है, किंतु शक्तिहीन मेरा धनुष है ये। जैसा है मेरा मन, किसके बल पर लूंगा प्रतिशोध पिता के निर्मम हत्या का। वन, भयानक वन में भी भूल नहीं पाता हूं सुनकर दुर्योधन की घोषणा कि अश्वत्थामा मारा गया। शस्त्र रख दिए थे गुरु द्रोण ने रणभूमि में, उनको थी अटल आस्था युधिष्ठिर की वाणी में। पाकर निहत्ता पापी दृष्ट तुमने खंड खंड कर डाला। भूल नहीं पाता हूं मैं, मेरे पिता थे अपराधे। एक अर्ध सत्य ने युधिष्ठिर के उनका वध कर डाला। उस दिन से मेरे अंदर जो भी शुभ था, कोमलतम था, उसकी भ्रूण हत्या युधिष्ठिर के एक अर्ध सत्य ने कर दी। धर्मराज होकर भी बोले नर या कुंजर, अरे मानव को पशु से उन्होंने पृथक नहीं किया। उस दिन से मैं हूं अंध बर्बर पशु। पर मैं भी खो गया हूं इस अंधी गुफा में। गुफा ये पराजय की। सुनो दुर्योधन, सुनो द्रोण, सुनो, मैं ये तुम्हारा अश्वत्थामा, कायर अश्वत्थामा शेष हूं अभी तक, जैसे शेष रहता है रोगी मुर्दे के मुख में शेष कंधा कफ बासी थूक। शेष हूं अभी तक, शेष हूं अभी तक, शेष हूं अभी तक। आत्मघात कर लूं, आत्मघात कर लूं,
इस नपुंसक अस्तित्व से छुटकारा पाकर यदि मुझे पिछली नरकाग्नि में भी उबलना पड़े तो इतनी यातना नहीं होगी। लेकिन नहीं, जीवित रहूंगा मैं। वाणी हो सत्य धर्मराज की, मेरी पसलियों में से दो पंजे उगाए, मेरी ये पुतलियां बिन दांतों के चीत खाए, पाए जिसे वध, केवल वध अंतिम अर्थ बने मेरे अस्तित्व का। आता है कोई, शायद पांडव योद्धा, अकेला, निहत्था, पीछे से चिपकर करूंगा वार। इन भूखे पंजों से धनुष मरोड़ा है, गर्दन मरोड़ूंगा। हाँ, छिप जाता हूं पीछे, उस झाड़ी में पीछे। तो ये इस तरह से अश्वत्थामा का एक सीन है जो बड़ा ही चर्चित होता है। थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा सा तो ये अंधा युग बहुत ही चर्चित प्ले है हमारे हिंदी उसमें, हिंदी नाटकों में। ये काव्य नाटक है और मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं इसको निर्देशित कर पाया। और मैंने इसमें नए स्टूडेंट लिए थे, बहुत अच्छा ये किया। और इसकी खास बात थी कि इसका संगीत बड़ा ही बहुत ही संगीत बेहतरीन संगीत तैयार हुआ था। और इस संगीत की खास बात थी कि जब भी हम काव्य नाटक करते हैं तो ये सब काव्य और घोषणा तक के तरीके से ये इसका संगीत हर जगह मैंने देखा था। यहाँ तक कि उन्होंने श्री रवि चतुर्वेदी जी के प्ले में भी इसमें कुछ गानों में रिदम थी, पर सब गानों में रिदम नहीं थी। रिदम से मतलब हम कहते हैं कि ताल एक बनी रहती है, ताल पे वो चलता है। मुझे जहाँ तक याद आता है कि जैसे सर के जब हमने एक्ट किया था 2003 में, तो एक गाना मुझे याद आता है जिसमें बीट इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी, बस ये था कि संजय का रथ जब नगर द्वार पहुंचा तो रात ढल रही थी, हारी कौरव सेना कब लौटेगी, ये बात चल रही थी, दोपहर होते होते ढल उठा नगर। तो इस तरह का इसमें था, पर इसमें जहाँ तक याद है मुझे कि इसी तरह वो चला था। पर हमने ये कोशिश करी कि इसमें कुछ रिदम हम कर सकें, तो वो संगीत बनाया था हमारे बहुत ही जाने माने संगीतकार श्री मुकेश वर्मा जी ने। तो हमने बहुत अच्छा उसमें कोशिश करी कि संगीत बनाए। तो उसकी एक वानगी मैं आपके सामने पेश करता हूँ। शुरू का गाना है इसमें। ये अंधा युग अवतरित हुआ, ये अंधा युग अवतरित हुआ, जिसमें स्थितियां आत्माएं सब विचलित हैं। ये है एक थोड़ा मैं भूल रहा हूँ, जिसमें स्थितियां आत्माएं सब विगलित हैं, है एक दोरी मर्यादा की, पर वो भी है उलझी दोनों ही पक्षों में। सिर्फ कृष्ण में साहस है सुलझाने का, सिर्फ कृष्ण में साहस है सुलझाने का। वो है भविष्य का रक्षक, वो है अनासक्त, वो है भविष्य का रक्षक, वो है अनासक्त, पर शेष अधिकतर वो है अंधे, पद भ्रष्ट आत्महारा विगलित, अपनी अपनी
अंतर गुफाओं के वासी, ये कथा उन्हीं अंधों की है, ये कथा उन्हीं ज्योति की है। अंधों के माध्यम से, अंधों के माध्यम से ये अंधा युग अवतरित हुआ, ये अंधा युग अवतरित हुआ। तो इस तरह से उसके संगीत, एक गाना ये है बीच में, सॉरी मैं थोड़ा भूल गया, शब्द इसके थोड़े से लिस्ट हिंदी के थे तो थोड़ा सा मिस हो गया, पर रिदम हमने इसमें शुरू करी। इसमें तबला बजाया, ढोलक भी रखा हमने। ज़्यादातर जो भी अंधा युग के मंचन हमने देखे उसमें केवल ढप ढप की आवाज़ और सुर जरूर होता है, लेकिन हमने इसमें सुर भी रखा, ताल भी रखी और एक ऐसा संगीत बनाया जो बड़ा ही कर्णप्रिय था और वो उस वक्त बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छा पसंद आया और उसको हमने निरंतर किया। इसी तरह मैं अभी मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको कि मैंने निर्देशित भी किए प्ले कुछ, और कुछ प्ले मैंने अडॉप्शन भी किए। कि जैसे आपको सबसे पहले मैं लेके गया था कि हमारी शुरुआत विजयदान देथा जी के एक प्ले नागिन तेरा वंश बढ़े से हुई, तो हमारा वंश बढ़ता गया लगातार, ये हंसी की बात है, लेकिन वाकई में विजयदान देथा मेरे पसंदीदा कहानीकार हैं और मैंने इन पर काफ़ी जोर दिया। मैंने 4 कहानियाँ इनकी अनुवाद की और फुल लेंथ प्ले मैंने बनाए, करीब 1.5 से पौने 2 घंटे के मैंने इस नाटक बनाए, जबकि कुछ कहानियाँ तो इनकी 5 या 6 पन्ने की थी, मैंने उनको अडॉप्ट किया, नाट्य रूपांतरण किया। ऐसे ही सबसे पहले मैंने आदमखोर, एक कहानी है उनकी, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, वो मैंने उसको पूरा अडॉप्शन किया। आदमखोर आपको बिल्कुल शॉर्ट में मैं बता देना चाहूँगा कि आदमखोर ऐसी कहानी है जिसमें कि अगर हम उसको अपन को ये कह दे भगवान कि आपको क्या चाहिए, तो हम आपको वो मिलेगा जो पड़ोसी को दुगना मिलेगा या 4 गुना मिलेगा, तो हम चाहेंगे कि पड़ोसी के पास ये सब ना पहुंच जाए, दुगना और 4 गुना क्यों पहुंच जाएगा। तो उसमें भी जो व्यक्ति था वो ये कह लेता है कि मेरी एक आंख फूट जाए तो लोगों की दोनों आंख फूट जाती है, मेरे घर के आगे गड्ढा हो जाए तो लोगों के और घर के गड्ढा हो जाता है। तो इस तरह से पूरी चीज़ें ही खराब हो जाती हैं। तो हमें दूसरों के सुख से इतना दुखी नहीं हो जाना चाहिए, हमें अपने सुख को तलाशना चाहिए। ये आदमखोर की कहानी थी, उसको मैंने अडॉप्ट किया। इसी तरह रसकस दिया जले, बहुत ही एक अच्छा नाटक हमने किया था। रसकस दिया जले सांपों के ऊपर एक कहानी थी, जिसमें एक सांप से एक नव विवाहित युवती प्रेम करती है, क्योंकि उसका पति सुहागरात के दिन ही उसको किसी काम से राजा के आदेश से जाना पड़ता है, लेकिन वो सांप उससे प्रेम करने लगता है और वो उसके साथ घरवास रहना शुरू कर देती है और उसके साथ जिंदगी बिताती है। लेकिन अंत में फिर वो सारी चीज़ें बिगड़ती हैं, उसके पति को मालूम चलता है तो उसकी हत्या भी होती है। तो इस तरह से जो काल्पनिक एक विजयदान देथा जी की काल्पनिक दुनिया है वो मुझे बड़ी पसंद आती है हमेशा से ही, और उसमें बहुत ही एक अच्छा गहरा छिपा हुआ संदेश होता है। उस पर मैंने ये 4 नाटक अभी किए हैं। ऐसे ही तीजा बीजा एक प्ले बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। तीजा और बीजा का संगीत भी बहुत अच्छा तैयार हुआ और ये सभी संगीत वाले प्ले हैं। मैं संगीत पर आधारित प्ले ही कर रहा हूँ, जिसमें मेरे साथ ही मुकेश वर्मा जी मेरा पूरा साथ दे रहे हैं। और तीजा बीजा एक कहानी है जिसमें कि एक बेसिकली ये समलैंगिकता पे आधारित है। जो नारी हैं, जो लड़कियां हैं, वो आपस में रहने के लिए पहले तो मजबूर होती है, लेकिन वो अपनी इच्छा से फिर इस चीज़ को तैयार होती हैं। ये बड़ा ही अच्छा बोल्ड प्ले है जो समाज को संदेश देता है कि जो नारी की इच्छा है उसका भी महत्व होता है, उसको बांधने से कुछ नहीं होता, आप उसको खुला छोड़े, स्वतंत्र छोड़े। तो उस तरह का एक प्ले है, वो भी मैंने डायरेक्ट किया, उसको किया। मायाराम की माया, जयवर्धन जी का बड़ा ही अच्छा प्ले कॉमेडी, वो भी मैंने अभी रिसेंटली तैयार किया, जिसमें स्वर्गलोक की कल्पना की है कि एक आम आदमी अगर स्वर्गलोक में पहुंच जाता है तो वो किस तरह से रिएक्ट करता है। उज्बक राजा 3 डकैत, वो अभी हमने किया था, अभी रिसेंटली उसको एक उत्सव में किया है, खेला उत्सव हुआ है, हमारे गगन मिश्रा जी उनके द्वारा खेला फेस्टिवल किया गया, कॉमेडी फेस्टिवल, उसमें भी हमने ये आयोजित किया नवंबर में।
उज्बक राजा तीन डकैत में जो उज्बक राजा एक नाम है राजा का, वो कपड़ों का पसंद करता है और कपड़ों के चक्कर में वो तीन डकैत जो होते हैं उससे ठगी कर लेते हैं। क्योंकि वो कपड़ों को बहुत पसंद करता था तो वो एक अदृश्य कपड़ा बनाते हैं, और आप जानती हैं इसकी कहानी कि अदृश्य कपड़ा बनाते बनाते उसको पूरा ही नंगा कर दिया जाता है और राजा से करोड़ों रुपया ऐंठ लिया जाता है, और अंत में आपको पता ही है कि वो उसको ठग कर राज्य से चले जाते हैं। तो इस तरह से, और एक मैंने लक्ष्मी के करिश्मे एक कहानी की है जो शायद ही किसी ने सुनी होगी, या जो ज़्यादा जानते होंगे वो सुना होगा। विजयदान देथा जी की कहानी है लक्ष्मी के करिश्मे, जिसमें लक्ष्मी किस किस तरह से लोगों के पास पहुंचती है। कभी तो जूतों के बहाने पहुंच जाती है, कभी किसी और ऊटपटांग तरीके से लक्ष्मी किसी के घर पे पहुंचती है। उस तरह से बताया गया है कि हम लक्ष्मी के चाहे कितने ही पैर पड़ जाएं, उसका स्वभाव चंचल है, वो जहां जाना चाहेगी वहीं जाएगी। इस तरह से मैंने एक संदेश देने की कोशिश की कि लक्ष्मी के पीछे पड़ने से नहीं कुछ होता। हम अगर अपने संबंधों को अच्छे से निभा पाते हैं दुनिया में, तो वो भी लक्ष्मी से कम नहीं है, वो उससे बड़ा संबंध कोई नहीं है। जब हम अपने संबंधों को निभाते हैं तो उससे बड़ा धन कोई नहीं होता। तो ये मैंने अभी फिलहाल पिछले महीने ही एक लक्ष्मी के करिश्मे नाटक आपके सामने पेश किया। और इस तरह से मैं सौभाग्यशाली रहा कि मैंने करीब 28 डायरेक्टर के साथ काम किया। मैं अपने बारे में बता देना चाहता हूँ कि मैं थिएटर के साथ साथ एक एसोसिएशन भी हम रन करते हैं, जिसमें कि मैं एक आर्टिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान का प्रदेशाध्यक्ष हूँ, और उसके हम रंगमंच के भले के लिए, कला के भले के लिए निरंतर मैं काम कर रहा हूँ। उससे पहले मैं थिएटर आर्टिस्ट एसोसिएशन जयपुर का भी अध्यक्ष रहा, और 2015 से मैं संगठनात्मक गतिविधियों में सक्रिय रहा हूँ। और मेरी सभी रंगकर्मियों से ये निवेदन रहता है कि वो एकजुट रहना चाहिए, क्योंकि सभी जगह एकजुटता ही परिणाम लाती है। और हमने बहुत सारे काम रंगमंच के लिए करने की कोशिश की है, बहुत सारे हल हुए हैं और अभी आगे भी पाइपलाइन में चल रहे हैं। तो हम ये सबसे अपील भी करते हैं कि संगठन से सब लोग जुड़ते रहें, क्योंकि संगठन ही एक ऐसी चीज है जो हमें एक सूत्र में बांधे रखता है। नहीं तो हम हर जगह अगर आप देखें कि एक माला मोतियों की माला है, तो वो अगर एक एक मोती पड़ा है तो वो सब अलग अलग है। इसी तरह कलाकार हैं तो वो सब, मैं मानता हूँ कि सब हैं तो मोती, लेकिन उनको एक जगह पिरोने की आवश्यकता है। तो संगठन वही काम करता है और वही हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा बहुत इंटरेस्ट रहा इस चीज़ में, और किसी ने मुझे बाध्य भी नहीं किया कि मैं संगठन में आऊं या मैं ये काम करूं या नहीं करूं, या कोई मुझे लोभ होगा या नहीं होगा। ये मेरी खुद की इच्छा थी कि मैं संगठन में रहूं, किसी भी पद पे रहूं, कार्यकर्ता रहूं या कुछ भी करूं, लेकिन मैं जिस चीज़ से मैं जुड़ा हूं और जो हमारी कर्म भूमि है उसके लिए मैं जरा सा या कुछ भी कर पाऊं, तो मेरा जो जीवन है सार्थक रहेगा, और मेरे साथ साथ मेरे रंगकर्मियों का जीवन भी सार्थक बनेगा। और इसलिए मैं अपील करता हूँ नए बच्चों से भी कि वो रंगमंच के थिएटर और रंगमंच के संगठन के साथ जुड़ें। और साथ में मैं नव जो आ रहे हैं, नव पीढ़ी के जो नवागंतुक कलाकार जो रंगमंच पे आते हैं, तो उनको भी मैं ये संदेश देना चाहूँगा, क्योंकि अब समय कम है और समय लगभग पूरा हो गया है, और बहुत सारी चीज़ें, क्या पता मुझे आगे मौका मिलेगा तो मैं करूँगा। बहुत सारे निर्देशक मेरे लिए रह गए, बहुत सारे प्ले मेरे लिए रह गए कि मैं आपको बताता उनके बारे में भी, लेकिन मैं फिर से आपके सामने पेश होऊंगा। उससे पहले बस मैं ये एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि सीखने को मैं भी सीख रहा हूँ, क्योंकि इस कला का कोई अंत नहीं है और सीखने का ही इसमें जरिया रहना चाहिए। हम कभी पूरी तरह से नहीं सीख पाते, केवल हमारे भगवान नटराज भगवान ही कंप्लीट हैं, ईश्वर ही कंप्लीट हैं। हम सब सीखने की प्रक्रिया में ही पूरी लाइफ निकाल देते हैं, लेकिन उस सीखने की प्रक्रिया में भी हम इस तरह से सीखें कि हम इतना तो सीखें कि हम दूसरे व्यक्ति को, जो हमें देख रहा है, जो दर्शक है, वो आनंदित हो सके, इतना आनंदित हो सके कि उसको लगे कि हम जो अभिनय कर रहे हैं वो वास्तविकता के करीब है। वास्तविकता तो हम जीवन में भी नहीं देख सकते, लेकिन वो नाटक इतना
जो भी अभिनय या जो भी कला का हम प्रदर्शित करते हैं, जो गाना करते हैं या जो भी कुछ करते हैं कला में, तो वो इतना सटीक होना चाहिए कि हमारे गुरुजनों का भी नाम हो, हमारा भी नाम हो, और हम उस कला को, उस संस्कृति को, उस भारतीय संस्कृति को पोषित कर सकें और आगे से आगे हम बढ़ सकें, उस संस्कृति की रक्षा कर सकें। तो हम यही चाहेंगे कि कोई भी काम हम करें उसको सर्वश्रेष्ठ तरीके से करें, सीख कर करें, तो वो अच्छे से अच्छे होगी। धन्यवाद। समय समाप्त हो चुका है। नमस्कार, धन्यवाद। मैं हिमांशु जांकल और मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं, दर्शकों का धन्यवाद देता हूं जो भी मेरे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं, और राजस्थान फॉर्म की इस चतुरंग श्रृंखला का धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इतनी अनूठी पहल से मदद की है कलाकारों की। धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद।